नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। सुबह के 6 बज चुके हैं और वक्त हो गया है तेजस 24 का, जिसमें आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की पहली और देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज मतदान होना है। 4 राज्यों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के नतीजे देर शाम तक आने की उम्मीद है। राजस्थान की 4 सीटों के लिए 5, हरियाणा की 2 सीटों के लिए 3, तो वहीं महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें, अब तक 41 राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुन लिए गए हैं। आज 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके नतीजे देर शाम तक आने की उम्मीद है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 4 राज्यों में ही एक एक वोट की लड़ाई बिल्कुल क्रिकेट T20 मुकाबले जैसी है। 41 राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुन लिए गए हैं। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीट के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा की 3 राज्यसभा सीट के लिए 3 उम्मीदवार ताल ठोक रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए 7 उम्मीदवारों के बीच जंग जारी है। महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज सुबह 10 बजे महाराष्ट्र विधानसभा में वोटिंग शुरू होगी। सभी विधायक मुंबई पहुंच चुके हैं। वहीं नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कोर्ट से राज्यसभा में वोटिंग की इजाजत मांगी थी, लेकिन अदालत ने दोनों नेताओं की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोट देने की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। इससे जहां अब एक उम्मीदवार को 42 की जगह 41 वोटों की जरूरत पड़ेगी, वहीं गठबंधन के 2 विधायकों के वोट भी कम पड़ गए हैं। चुनाव आयोग ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं को बैलेट पेपर पर अपना वोट अंकित करने के लिए स्पेशल पेन दिया है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। वोटिंग के दौरान वोटर को बैलेट पेपर को चिन्हित करने के लिए बैंगनी स्याही के अद्वितीय क्रमांकित विशेष पेन का इस्तेमाल करना होगा और वरीयता क्रम अंकों में देना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि व्यक्तिगत पेन बैलेट हॉल में एंट्री से पहले ही जमा करा लिए जाएंगे। व्यक्तिगत पेन से बैलेट पेपर को चिन्हित करने पर वोट अमान्य हो सकता है। में बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात के नवसारी और अहमदाबाद दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी आज नवसारी में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी 3054 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें 12 योजनाओं का शिलान्यास और 14 योजनाओं का भूमि पूजन होगा। नवसारी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जाएंगे, जहां इन स्पेस हेडक्वार्टर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी नवसारी में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 3054 करोड़ रुपए की लागत वाली अलग अलग विकास कार्यों के 7 अंतर्गत योजनाओं का लोकार्पण, 12 योजनाओं का शिलान्यास और 14 योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। नवसारी के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद की ओर रवाना होंगे, जहाँ वो इन स्पेस हेडक्वार्टर का उद्घाटन करेंगे, जिसका नासा की तरह ही संचालन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में नवसारी दौरे पर एस्टोल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहाड़ी और दूरदराज आदिवासी क्षेत्र के 174 गांवों के 4.5 लाख लोगों को फायदा होगा। ये पहली बार होगा जब मधुबन बांध के पानी को पीने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इससे पहले इस बांध का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। हालांकि पीने के पानी के साथ साथ बांध के पानी को सिंचाई के लिए भी पहले की तरह ही उपयोग में लाया जाता रहेगा। गुजरात सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नागालैंड से आई महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की और बातचीत की। वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र की ओर से की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर न्यू इंडिया की नारी शक्ति की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के 8 साल के हैशटैग का भी प्रयोग किया। ये महिला प्रतिनिधिमंडल एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत दिल्ली दौरे पर है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर में नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर दौरे पर भी जा सकते हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जेपी नड्डा आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहली बार गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा सबसे पहले गोरखपुर में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को नड्डा संबोधित भी करेंगे। यूपी के आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव होना है, इस लिहाज से भी जेपी नड्डा का दौरा अहम माना जा रहा है। नड्डा के गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रह सकते हैं।
माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कटरा पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा को देखकर प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर दी है। आज सुबह 8 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कटरा के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पंची हेलीपैड पर उतरेगा। उसके बाद वो बैटरी कार में सवार होकर भवन के लिए रवाना होंगे। जब राष्ट्रपति माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे, उस दौरान कुछ समय के लिए यात्रा बंद रहेगी। आम यात्रियों को भवन में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान को विदेश मंत्रालय ने व्यक्ति विशेष का बयान बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि जो विवादित बयान दिया गया वो एक व्यक्ति की राय है, सरकार की नहीं। डू नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारे क्या कहूँ, इस तरह के जो हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है। ये डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। और हमारे इंटरलोक्यूटर्स को भी बताया था और ये भी कहा गया था कि संबंधित पक्षों द्वारा उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के कराची में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर विरोध जताते हुए इस घटना को पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सुनियोजित उत्पीड़न की एक और कड़ी बताया और कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हमने पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू मंदिर के वैंडलाइजेशन की हाल की घटनाओं पर गौर किया है। ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के सिस्टमिक प्रोसिक्यूशन की एक और कड़ी है। हमने पाकिस्तान सरकार को अपने विरोध से अवगत करा दिया है और फिर से पाकिस्तान सरकार से अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच आपके टीवी स्क्रीन पर चुनाव से पहले एक बार फिर हिमाचल का दौरा करेंगे केजरीवाल। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे। केजरीवाल और मान 11 जून को हमीरपुर के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान दोनों शिक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोगों के साथ हमीरपुर में मीटिंग करेंगे। बड़े झटकों के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल में फिर से सक्रिय हो गई है। प्रदेश कार्यकारिणी गठित होने के बाद अब पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 11 जून को हमीरपुर आ रहे हैं। पंजाब में ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नजरें हिमाचल प्रदेश पर है। केजरीवाल और भगवंत मान हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था पर स्थानीय लोगों के साथ हमीरपुर के टाउन हॉल में मीटिंग करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी-वीके सक्सेना के बीच आज अहम बैठक होगी। बुधवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल उच्च स्तरीय बैठक करने पर राजी हुए थे। बैठक में दिल्ली में जल निकास प्रणाली का अध्ययन होगा। दिल्ली सरकार राजधानी के नालों, ढलान और जल ग्रहण क्षेत्र पर विस्तृत अध्ययन कराएगी। इसका मकसद बारिश के पानी को निचले इलाकों में प्राकृतिक और कृत्रिम गड्ढों में इकट्ठा करना है। इकट्ठा किए गए बारिश के पानी का बाद में लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है कि दिल्ली पुलिस ने नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 2 पर एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर में बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा को आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और महंत यति नरसिंहानंद समेत 31 लोगों को नामजद किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया का विश्लेषण करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 2 एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर में बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा को आरोपी बनाया गया है, जबकि दूसरी एफआईआर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और महंत यति नरसिंहानंद समेत 31 लोगों को नामजद किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया का विश्लेषण करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 622 नए केस सामने आए हैं राजधानी के अंदर, जबकि एक दिन में 2 मरीजों की मौत हो गई है कोरोना वायरस से। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3.17% हो गई है। दिल्ली को जल्द झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दोपहर बाद या शाम को बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे तपती गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक आने के आसार जताए गए हैं। दिल्ली के लोग इस समय सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिनों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार को लगातार 7वें दिन झुलसाने वाली लू की स्थिति बनी रही। दिल्ली कल दिन का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर बीजेपी से निष्कासित नवीन कुमार जिंदल पर महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी सिटी पुलिस ने 15 जून को उनके सामने पेश होने के लिए समन जारी किया है। नवीन कुमार जिंदल को 11:30 बजे भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। नवीन के खिलाफ भिवंडी सिटी पुलिस स्टेशन में IPC 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि नवीन कुमार जिंदल 1 जून को पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक ट्वीट किया था, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पंजाबी सिंगर मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस करेगी पेशी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली पुलिस पेश करेगी। आपको बता दें, आज लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई रिमांड की मांग कर सकती है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश करेगी। आज लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड खत्म हो रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के रिमांड की मांग कर सकती है। वहीं पंजाब पुलिस को इंतजार है कि कब दिल्ली पुलिस लॉरेंस को जेल भेजे और वो उसे प्रोटेक्शन वारंट पर ले। वहीं दिल्ली पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि मूसेवाले की हत्या की तैयारी काफी पहले कर ली गई थी और रणनीति के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया। देशद्रोह मामले में JNU के छात्र शर्जिल इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली का कड़कड़डुमा कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। दरअसल 7 जून को कोर्ट ने शर्जिल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि 27 मई 2022 को शर्जिल इमाम ने देशद्रोह मामले में जमानत के लिए लोअर कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्जिल को देश के राजद्रोह के सभी मामलों में कार्यवाही स्थगित रखने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की इजाजत दी थी। यूपी ने लाउडस्पीकर को उतारने में देश में मिसाइल कायम की है। प्रदेश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई की गई है। यूपी में राज्यव्यापी अभियान के दौरान विभिन्न धार्मिक स्थानों से 72,509 लाउडस्पीकर उतारे गए हैं, जबकि 57,223 लाउडस्पीकरों की ध्वनि को नियंत्रित किया गया है। 13,145 लाउडस्पीकरों को सदुपयोग के लिए स्कूलों को सौंप दिया गया है। बड़ा मंगल, बकरीद और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए लखनऊ में प्रभावी धारा 144 एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्य ने 10 जुलाई तक धारा 144 लागू रहने का आदेश जारी किया है। वहीं जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है। लखनऊ के JCP पीयूष मौर्य के मुताबिक धारा 144 के दौरान बिना अनुमति लोग जमा नहीं हो सकेंगे। कानपुर में पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित हुए। इस बैठक में जुमे की नमाज के विषय में चर्चा हुई। सभी धर्मगुरु ने शांति व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। कानपुर के बाद अब उन्नाव में भी हिंसा भड़काने की तैयारी की जा रही है। उन्नाव में 10 जून को उन्नाव बंदी के पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही पोस्टर को हटवाया। पोस्टर पर लिखा गया है 10 जून को उन्नाव में बाजार बंदी रहेगी। साथ ही ये भी लिखा गया है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज है लौह व कलम तेरे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अयोध्या के दौरे पर है, जहां वो शहादतगंज स्थित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। लगभग 4,500 वर्ग फीट में निर्मित 3 मंजिला भवन में 2 कंप्यूटर कक्ष भी हैं। 1 से 2 तल पर आने जाने के लिए लिफ्ट लगाई गई है। कार्यालय के उद्घाटन से पहले यहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय आज जौनपुर के दौरे पर हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी का शानदार दफ्तर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा वर्चुअल तरीके से करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यालय को काफी हाईटेक तरीके से बनाया गया है। यहाँ डिजिटल की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये कार्यालय तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गरीब कल्याण जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गुरुवार को प्रदेश में 17 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, जिनमें कई जिले के नगर आयुक्त और मुख्य विकास अधिकारी समेत विशेषज्ञों के तबादले शामिल हैं। बता दें, इसके पहले बुधवार को भी IAS अफसरों के तबादले हो चुके हैं। IAS कंचन वर्मा चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव गौरी शंकर प्रियदर्शी का तबादला कर दिया गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है अमेरिका के मैरीलैंड से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमलावर ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के मैरीलैंड में ये बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से अमेरिका को दहलाने की कोशिश की गई है। अमेरिका की बात की जाए तो लगातार अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने, इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, दिन दहाड़े फायरिंग की गई है, खुले में फायरिंग की गई है। और जिस तरीके से फायरिंग लगातार अमेरिका में हो रही है, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें होती हैं, क्योंकि आम नागरिकों की परवाह, जान की परवाह किए बिना खुले में फायरिंग की जाती है। फायरिंग में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 4 घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की खबरें लगातार अमेरिका से सामने आ रही है। और अब अमेरिका के मैरीलैंड में एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 पर सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जो अमेरिका से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर आम लोगों पर फायरिंग की खबर है। अमेरिका के मैरीलैंड में हमलावर ने लोगों पर फायरिंग की। बताया जा रहा है इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मैरीलैंड के सिम्सबर्ग के विनिर्माण संयंत्र कोलंबिया मशीन के कारखाने में फायरिंग हुई है। वहीं गोलीबारी के दौरान एक सिपाही को कंधे में गोली लगी है। देखिए, एक सिपाही को भी कंधे में गोली लगी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पे आपको हम दिखा रहे हैं। Where the fuck they going? What the fuck's going on? Oh shit! Oh shit! Is there somebody running from the cops? Holy shit! Holy shit! Holy shit! Turn around! Turn around! Shots fired! Turn around! Holy shit! Where the fuck they going? What the fuck's going on? Oh shit! Oh shit! Is there somebody running from the cops? Holy shit! Holy shit! Holy shit! Turn around! Turn around! Shots fired! Turn around! Where the fuck they going? What the fuck's going on? Oh shit! Oh shit! Is there somebody running from the cops? और ये आवाजें आपने सुनी, खुले में जिस तरीके से फायरिंग हो रही है, दिन दहाड़े ये फायरिंग की गई है। अमेरिका से ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से आम लोगों पर फायरिंग की गई है। तो अमेरिका के मैरीलैंड में हमलावर ने जिस तरीके से फायरिंग की है, इस हमले में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री थी जहां गोलीबारी की गई है, जिसमें मजदूरों की मौत हो गई है। 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल इस वक्त बना हुआ है। और खुले में फायरिंग के बाद पुलिस की तरफ से पूरे इलाके को इस वक्त सर्च किया जा रहा है। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है पुलिस की तरफ से। 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका में लगातार गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है, खुले में फायरिंग की जा रही है। और इसमें आम नागरिकों की मौत लगातार हो रही है। और एक बार फिर से अमेरिका में फायरिंग की घटना सामने आई है। दिन दहाड़े देखिए खुले में फायरिंग की गई है। और इस ओपन फायरिंग के बाद पुलिस अब सतर्क है, इलाके में घेरेबंदी कर दी गई है। गोलीबारी के दौरान एक सिपाही को कंधे में गोली लगी है, ये जानकारी भी सामने आई है। हमलावर ने खुले में फायरिंग की और एक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है इस बार। Oh shit! Oh
Oh shit! Is there somebody running from the cops? Holy shit! Holy shit! Holy shit! Turn around! Turn around! Shots fired! Turn around! मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक और पूर्वी राज्य मंत्री अनिल देशमुख के उस आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें आज राज्यसभा में होने वाले मतदान की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिस पर आज सुनवाई हो सकती है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए खूब रस्साकसी चल रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2813 नए केस आए हैं। करीब 4 महीने बाद महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1047 मरीज ठीक हुए हैं। मुंबई में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसी को देखते हुए बीएमसी ने मलाड जंबो सेंटर को तैयार किया है। जंबो सेंटर में लगे ऑक्सीजन प्लांट की सर्विसिंग की जा रही है। इसके अलावा बेड्स भी तैयार किए जा रहे हैं। अगर मलाड जंबो कोविड सेंटर की बात करें तो इसके अंदर 2155 बेड्स की व्यवस्था है, जिसमें 190 के आसपास आईसीयू बेड है। मलाड जम्मू कोविड सेंटर की डीन की माने तो बीएमसी के निर्देश के बाद सारे मेडिकल उपकरण को एक्टिव किया जा रहा है। मुंबई में बारिश को लेकर लोगों का इंतजार खत्म हुआ। कल शाम मुंबई में बारिश ने दस्तक दी। कई इलाकों में पहली बारिश की बूंद ने मौसम को सुहाना बना दिया। पहली बारिश में मुंबई के लोगों को चिपचिपाती गर्मी से राहत मिली और मौसम विभाग के मुताबिक तय सीमा के साथ देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में झमाझम बारिश के साथ मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। तो वहीं अगले 2 दिनों में मानसून पूरे महाराष्ट्र में दस्तक देगा। राज्यसभा चुनाव पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी वाले जो परंपरा डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें सबक ऐसा मिले कि भविष्य में नौबत ही न आए। तीनों सीटें हम जीत कर आ रहे हैं। हमारा कुनबा एकजुट है। वो इतने घबराए हुए हैं कि वो चुनाव आयोग जा रहे हैं। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाकर कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक 13 जून को कांग्रेस देश भर के सभी राज्यों में ईडी कार्यालयों के सामने सत्याग्रह करेगी। दिल्ली में ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सभी सांसद और सीडब्ल्यूसी सदस्य ईडी कार्यालय तक मार्च करेंगे। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। इससे पहले पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एआईसीसी महासचिवों, प्रभारी और पीसीसी प्रमुखों की बैठक भी हुई। राजस्थान की कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दुष्कर्म मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने रोहित को सशर्त अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की पीड़िता को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के जरिए सुरक्षा मिल चुकी है। ऐसे में इसकी संभावना नहीं है कि आरोपी रोहित जोशी पीड़िता को धमकाए या उसे अपने पक्ष में करने के लिए प्रभावित करे। ऐसे में आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाता है। 51 ट्रैक्टरों के साथ दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो हर कोई हैरान रह गया। बारात को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। करीब 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर का काफिला जहां से भी गुजरा, लोग देखते रहे। मामला बाड़मेर के बायतू के सेवनीआला गांव का है। दरअसल सेवनीआला गांव के रहने वाले 22 साल के राधे श्याम की शादी कमला से 8 जून को हुई। राधे श्याम की बारात बोड़वा के लिए 51 ट्रैक्टर पर रवाना हुई। दूल्हा खुद ट्रैक्टर ड्राइविंग कर रवाना हुआ। 51 ट्रैक्टर पर करीब 150 बाराती सवार थे। राजस्थान के जोधपुर के जैसलमेर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोगों के घायल होने की खबर है। बता दें कि जेचू से 2 किलोमीटर पहले तेज रफ्तार के साथ 2 कारों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर लगते ही एक कार पलट गई। सूचना मिलते ही लोगों ने मौके पर पहुंचकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। 4 घायलों का जेचू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेज दिया गया है।
राजस्थान के सीकर जिले के अखंडला एसडीएम कोर्ट में आज एक अधिवक्ता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है। खुद पर पेट्रोल छिड़ककर अपने आप को आग के हवाले कर दिया। उपखंड अधिकारी जब जन सुनवाई कर वापस कोर्ट पहुंचे तो उसी वक्त अधिवक्ता हंसराज बावलिया ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। अधिवक्ता को आग की लपटों में गिरा देखकर उपखंड अधिकारी उसे बचाने की कोशिश की। अचानक हुए इस घटनाक्रम से एक भगदड़ मच गया। 51 ट्रैक्टरों के साथ दूल्हा बारात लेकर पहुंचा तो हर कोई हैरान रह गया। बारात को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। करीब 1 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर का काफिला जहां से भी गुजरा लोग देखते रहे। मामला बाड़मेर के बायतू के सेवनियाला गांव का है। दरअसल सेवनियाला गांव के रहने वाले 22 साल के राधे श्याम की शादी कमला से 8 जून को हुई। राधे श्याम की बारात बोड़वा के लिए 51 ट्रैक्टर पर रवाना हुई। दूल्हा खुद ट्रैक्टर ड्राइविंग कर रवाना हुआ। 51 ट्रैक्टर पर करीब 150 बाराती सवार थे। इंटरपोल ने गैंगस्टर गोल्डी बरार और पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह सिंधु उर्फ रिंदा के खिलाफ गुरुवार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अब इनकी गिरफ्तारी आसान हो जाएगी। इंटरपोल के 195 देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां इनकी गिरफ्तारी के लिए सतर्क हो जाएंगी। सीबीआई ने 2 जून को इंटरपोल से इसकी सिफारिश की थी। गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने ही गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एनआईए ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का प्रचार करने और इसके लिए धन जुटाने के मामले में तमिलनाडु और पुडुचेरी में 8 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। तमिलनाडु के सार्थिक बादशाह, मोहम्मद इशाक, जगबर अली और रहमत के साथ साथ पुडुचेरी के मोहम्मद इरफान को आतंकवादियों से साठगांठ करके भारत में आतंकवादी संगठन खड़ा करने के प्रयासों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद ये कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इस बीच एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में आ गया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार सीएम में प्रेसिडेंट बनने के सभी गुण हैं। बता दें कि 18 जुलाई को वोटिंग होगी तो वहीं 21 जुलाई को परिणाम जारी किया जाएगा। आयोग ने बताया है कि राष्ट्रपति चुनाव की हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। गुजरात में ऑटो रिक्शा से सफर करना आज से महंगा हो गया है। सरकार ने ऑटो रिक्शा के किराए में 2 रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। राज्य के वाहन संघ किराए में वृद्धि की मांग कर रहे थे। ऑटो रिक्शा यूनियन की मांग पर सरकार ने घोषणा कर दी। परिवहन मंत्री ने विभिन्न ऑटो रिक्शा संघों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद ऐलान किया है। न्यूनतम किराया 18 रुपए से बढ़कर 20 रुपए कर दिया गया है। इसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया 13 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया गया है। भारत में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और पूर्वी यूपी के अलग अलग हिस्सों में तापमान में काफी तेजी देखी गई। राजस्थान के गंगानगर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले दिनों में गर्मी का पारा ऐसे ही रहने वाला है। जेईई मेन यानी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आज जारी किए जाएंगे। सभी परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 20 से शुरू होकर 29 जून तक चलेगी। बताया जा रहा है कि इस साल सेंटर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा सीसीटीवी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए की जाएगी। सीबीआई ने बंगाल में कथित कोयला घोटाले के एक मामले में टीएमसी के विधायक शौकत मोल्ला को तलब किया है। सीबीआई ने 15 जून को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले सीबीआई ने शौकत मोल्ला को 27 मई को ही पेश होने के लिए कहा था। जवाब में शौकत मोल्ला ने कहा था कि वो 15 दिन तक मौजूद नहीं है क्योंकि वो राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त है। बता दें कि शौकत मोल्ला दक्षिण 24 परगना के कैनिंग पूर्व क्षेत्र विधानसभा से मौजूदा विधायक है। जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह शहर में माहौल बिगड़ गया। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के कारण सांप्रदायिक तनाव हो गया है।
इसके बाद भद्रवाह शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेना को बुला लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कानून के तहत उचित कार्रवाई की गई है और आरोपी के खिलाफ भद्रवाह पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। एक शख्स ने धर्मविशेष के खिलाफ हिट स्पीच दी। डोडा के भद्रवाह में स्थिति खराब होने के बाद पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही साथ 144 भी लागू कर दी गई है। भद्रवाह का माहौल खराब होने के बाद से पुलिस एक्टिव है। डोडा रामबन किश्तवाड़ रेंज के डीआईजी के मुताबिक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जल्द गिरफ्तारियां की जाएगी। हमारी टीमें इस काम में लग चुकी है। पुलिस के मुताबिक कानून को हाथ में लेने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। कश्मीर से तेज आंधी और तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कश्मीर घाटी के जिला कुलगाम में तेज आंधी से काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान ने कई बिल्डिंग्स की छतें उड़ा दी हैं, तो वहीं तेज आंधी से कई घरों की छतें क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही इस तूफान से कुलगाम की कम से कम 1 दर्जन दुकानें और दूसरी कई जगह चपेट में आ गई। कई इलाकों में तेज आंधी से पेड़ तक उखड़ गए। झारखंड के गुमला जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां गुस्साई भीड़ ने नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को बाइक समेत जिंदा जला दिया है। इनमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। ये घटना जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर सदर थाना क्षेत्र के बसुआ पंचायत के एक गाँव की है। मरने वाले युवक की पहचान सुनील उर्राव के रूप में की गई है। वहीं आशीष उर्राव गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव को लेकर धारा 144 लागू है। इसके बावजूद बेखौफ बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लूट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। हथियारबंद बदमाशों ने सड़क किनारे बीते दिन व्यापारी से 10 लाख का सोना लूट लिया और फरार हो गए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के कन्नड़ कस्बे में कल एक पाइप बम बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक ये बम एक फर्नीचर की दुकान के बाहर पाया गया, जिसे पुलिस टीम ने निष्क्रिय किया। अधिकारी ने बताया कि पाइप के 6 इंच के टुकड़े में विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी, जिसमें एक छोटी बैटरी और बटन भी लगा था। फिलहाल मामले में जांच जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि बम किसने रखा था। एक बार फिर से मोबाइल गेम बच्चों के जान का दुश्मन बना है। ताजा मामला मुंबई के बोरीवली का है, जहां एक मां ने अपने 16 साल के बेटे को मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो लड़के ने ट्रेन के सामने खुदकुशी कर ली। ओम भारत बुधवार शाम करीब 7 बजे अपने मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। तभी मां ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और उसे पढ़ने के लिए कहा। इसके बाद भरत से निकल गया, जिसके बाद पता पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी समुदाय की संख्या 5% से भी कम है। सेंटर फॉर पीस एंड जस्टिस पाकिस्तान की नई रिपोर्ट के मुताबिक देश में जैन समुदाय लगभग विलुप्त हो गया है। जैन धर्म के मात्र 6 अनुयायी पाकिस्तान में बचे हैं। वहीं अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की है, जिनकी तादाद देश की कुल 18 करोड़ जनसंख्या का मात्र 1.8% है। पाकिस्तान के नेता और लोकप्रिय टेलीविजन होस्ट आमिर लियाकत का गुरुवार को कराची में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। पाकिस्तानी स्थानीय मीडिया ने गुरुवार को बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता खुदात कॉलोनी में अपने घर पर मृत पाए गए। लियाकत बुधवार रात को असहज महसूस कर रहे थे। लियाकत के घर काम करने वाले जावेद ने बताया कि गुरुवार सुबह लियाकत के घर से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। संदिग्ध मौत की देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान की आड़ में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का भारत पर हमला जारी है। विवादित टिप्पणी की निंदा करते हुए पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने पाकिस्तान सरकार से भारत के साथ संबंध तोड़ने और इस मुद्दे पर कठोर रुख अपनाने की मांग दोहराई है। इमरान ने कहा कि पैगंबर साहब के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को कड़ा संदेश देते हुए राजनयिक संबंध तोड़ लेने चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत खबर चलाने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई होगी।
सेना प्रमुख बाजवा ने कहा कि आर्मी अब अपने खिलाफ झूठ बर्दाश्त नहीं करेगी। अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। ताजा मामला एक पाक पत्रकार द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने का है, जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटाने में भूमिका निभाई थी।